आज की कहानी है हिंदी के जाने माने राइटर यशपाल द्वारा लिखी कहानी जिसका नाम है पर्दा। पर्दा कहानी साल 1944 में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी यशपाल के कहानी संग्रह तर्क और तूफान में शामिल है। पर्दा कहानी मध्यम वर्गीय समाज की विडंबनाओं को दर्शाती है। इस कहानी का मकसद परिस्थितियों में फंसे एक गरीब व्यक्ति की परंपरागत मान सम्मान और झूठी प्रतिष्ठा को छिपाने की कोशिश को दिखाना है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं चौधरी पीर बख्श और उनके दो बेटे। तो लीजिए सुनिए कहानी पर्दा। चौधरी पीर बख्श के दादा चुंगी के महकमे में दारोगा थे। आमदनी अच्छी थी। एक छोटा पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया। लड़कों को पूरी तालीम दी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास कर रेलवे में और डाकखाने में बाबू हो गए। चौधरी साहब की जिंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदे में खास तरक्की न हुई। वही 30 और 40 रुपए माहवार का दर्जा। अपने जमाने की याद कर चौधरी साहब कहते, वो भी क्या वक्त थे। लोग मिडिल पास कर डिप्टी कलेक्टरी करते थे और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक अंग्रेजी पढ़कर लड़के 30-40 से आगे नहीं बढ़ पाते। बेटों को ऊंचे ओहदों पर देखने का अरमान लिए ही उन्होंने आंखें मूंद ली। इंशाअल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुरबान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी थीं। चौधरी इलाही बख्श डाकखाने में थे। उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 लड़कियां बख्शी। चौधरी खानदान अपने पक्के मकान को हवेली पुकारता था। नाम बड़ा देने पर भी जगह तंग ही रही। दारोगा साहब के जमाने में जनाना भीतर था और बाहर बैठक में वे मोड़े पर बैठ नेचा गुड़गुड़ाया करते। जगह की तंगी की वजह से उनके बाद बैठक भी जनाने में शामिल हो गई और घर की ढेउड़ी पर पर्दा लटक गया। बैठक न रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं, बढ़िया किस्म का रहता। जाहिरा दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहने पर भी भीतर सब अलग अलग था। ठयोड़ी का पर्दा कौन भाई लाए? इस समस्या का हल इस तरह हुआ कि दरोगा साहब के जमाने की पलंग की रंगीन दरियां एक के बाद एक ठयोड़ी में लटकाई जाने लगी। तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी होने लगे। आखिर चौधरी खानदान की औलाद को हवेली छोड़ दूसरी जगह तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास कर डाकखाने में 20 रुपए की क्लर्की पा गए। दूसरे साहबजादे मिडिल पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। ज्यों ज्यों जमाना गुजरता जाता, तालीम और नौकरी दोनों मुश्किल होती जाती। तीसरे बेटे होनहार थे। उन्होंने वजीफा पाया। जैसे तैसे मिडिल कर स्कूल में मुदर्रिस हो देहात चले गए। चौथे लड़के पीर बख्श प्राइमरी से आगे न बढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवा और है क्या। स्कूल की फीस हर महीने और किताबों, कॉपियों और नक्शों के लिए रुपए ही रुपए। चौधरी पीर बख्श का भी ब्याह हो गया। मौला के करम से बीवी की गोद भी जल्दी ही भरी। पीर बख्श ने रोजगार के तौर पर खानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल की मिल में मुंशीगिरी कर ली। तालीम ज्यादा नहीं तो क्या, सफेद पोश खानदान की इज्जत का पास तो था। मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीजें न थी। चौकी पर बैठते कलम दवात का काम था। 12 रुपए महीना अधिक नहीं होता। चौधरी पीर बख्श को मकान सितवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा।
मकान का किराया 2 रुपए था। आसपास गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकाते पानी की काली धार बहती रहती, जिसके किनारे घास उगाई थी। नाली पर मच्छरों और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते। सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी, जिसमें से धुआं और सजी मिले उबलते कपड़ों की गंध उड़ती रहती। दाईं ओर बीकानेरी मोचियों के घर थे। बाईं ओर वर्कशॉप में काम करने वाले कुली रहते थे। इस सारी बस्ती में चौधरी पीरबख्श ही पढ़े लिखे सफेद पोश थे। सिर्फ उनके ही घर की ड्योढ़ी पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा। लड़कियां 4-5 बरस तक किसी कामकाज से बाहर निकलती और फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था। पीरबख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते। चौधरी की तनख्वाह 15 वर्ष में 12 से 18 हो गई। खुदा की बरकत होती है तो रुपए पैसे की शक्ल में नहीं, आस औलाद की शक्ल में होती है। 15 बरस में 5 बच्चे हुए। पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। दूसरी लड़की होने को थी तो पीरबख्श की वालदा मदद के लिए आई। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई वालदा की फिक्र करने आया नहीं। वे छोटे लड़के के यहाँ ही रहने लगी। जहाँ बाल बच्चे और घर बार होता है, 100 किस्म की झंझटें होती ही हैं। कभी बच्चे को तकलीफ है तो कभी जच्चा को। ऐसे वक्त में कर्ज की जरूरत कैसे न हो। घर बार हो तो कर्ज भी होगा ही। मिल की नौकरी का कायदा पक्का होता है। हर महीने की 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह मिल जाती है। पेशगी से मालिक को चिढ़ है। कभी बहुत जरूरत पर ही मेहरबानी करते। जरूरत पड़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज गिरवी रखकर उधार ले आते। गिरवी रखने से रुपए के 12 आने ही मिलते। ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते और फिर चीज के घर लौट आने की संभावना न रहती। मुहल्ले में चौधरी पीरबख्श की इज्जत थी। इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर जो हो, पर्दा सलामत रहता। कभी बच्चों की खींच खांच या बेदर्द हवा की झोंकों से उसमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ से हाथ सुई धागा ले उसकी मरम्मत कर देते। दिनों का खेल मकान की ड्योढ़ी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल के। कई दफे कसे जाने से पेच टूट गए और सुराख ढीले पड़ गए। मकान मालिक सुरजू पांडे को उसकी फिक्र न थी। चौधरी कभी जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता कि कौन बड़ी रकम थमा देते हो। 2 रुपल्ली किराया और वह भी 6-6 महीने का बकाया। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है? न हो मकान छोड़ जाओ। आखिर किवाड़ गिर गए। रात में चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखट से टिका देते। रात भर दहशत रहती कि कहीं कोई चोर ना आ जाए। मोहल्ले में सफेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ न था। शायद एक भी साबित कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को न मिलता। पर चोर तो ठहरा चोर। छीनने के लिए कुछ ना हो तो भी चोर का डर तो होता ही है। वह चोर जो ठहरा, चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवारा था। वह पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में लटकने लायक न रह गया। दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज दरी दरवाजे पर लटक गई। मोहल्ले वालों ने देखा और चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस जमाने में दरी यूं काहे खराब करोगे? बाजार से ला टाट का टुकड़ा न लटका दो। पीरबख्श टाट की कीमत भी आते जाते कई दफे पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम में न मिल सकता था।
हंसकर बोले, होने दो, क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में भी ठेवड़ी पर दरी का ही पर्दा रहता है। कपड़े की महंगाई के इस जमाने में घर की पांचों औरतों के शरीर से कपड़े जीर्ण होकर यूं गिर रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते हैं। पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक दफे किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटा के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता। पायजामे में जब पैबंद संभालने की ताव न रही, मार्किन का एक कुर्ता पायजामा जरूरी हो गया। पर लाचार थे। गिरवी रखने के लिए घर में जब कुछ भी न हो, गरीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान। रहने की जगह भर देकर वह रुपया उधार दे सकता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के बरकत के जन्म के समय पीर बख्श को रुपए की जरूरत आ पड़ी। कहीं और कोई प्रबंध न हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बब्बर अली खान से 4 रुपए उधार ले लिए थे। बब्बर अली खान का रोजगार सितवा के उस कच्चे मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी मोची, वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सभी बब्बर मियाँ से कर्ज लेते रहते। कई दफे चौधरी पीर बख्श ने बब्बर अली को कर्ज और सूद की किस्त न मिलने पर अपने हाथ के डंडे से ऋणी का दरवाजा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और ऋणी के बीच वचोवल भी करना पड़ा था। खान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसी की सड़ लेनी पड़ी। 4 आना रुपया महीने पर 4 रुपया कर्ज लिया। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बब्बर अली ने 1 रुपया माहवार की किस्त मान ली। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ। खान की किस्त न दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीहत हो जाने की बात का ख्याल कर चौधरी के रोए खड़े हो जाते। 7 महीने फाका करके भी वे किसी तरह से किस्त देते चले गए। लेकिन जब सावन में बरसात पिछड़ गई और बाजरा भी रुपए का 3 सेर मिलने लगा, किस्त देना संभव न रहा। खान 7 तारीख की शाम को ही आया। चौधरी पीर बख्श ने खान की दाढ़ी छुई और अल्लाह की कसम खाके 1 महीने की मुआफी चाही। अगले महीने का 1 सवा देने का वायदा किया तो खान टल गया। भादों में हालात और भी परेशानी की हो गई। बच्चों की माँ की तबीयत रोज रोज गिरती जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में न ठहरता। पत्थे के लिए उसको गेहूं की रोटी देना जरूरी हो गया। गेहूं मुश्किल से रुपए का सिर्फ 2.5 सेर मिलता। बीमार का जी ठहरा, कभी प्याज के टुकड़े या धनी की खुशबू के लिए ही मचल जाता। कभी पैसे की सौंफ, अजवाइन, काले नमक की ही जरूरत हो तो पैसे की कोई चीज मिलती ही नहीं। बाजार में तांबे का नाम ही नहीं रह गया। नाह की कन्नी निकल जाती है। चौधरी को 2 रुपए महंगाई भत्ते के मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 ही रुपए हिसाब में निकले। बच्चे पिछले हफ्ते लगभग फाके से थे। चौधरी कभी गली से 2 पैसे की चुराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबाल सब लोग कटोरा कटोरा भर पी लेते। बड़ी कठिनता से मिले 4 रुपयों में से 1.25 रुपया खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी को न हुई। मिल से घर लौटते समय वे मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा कि खान टल गया होगा और अनाज की गठरी ले वे घर पहुंचे। खान के भय से दिल डूबा जा रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चों, उनकी माँ दूध न उतर सकने के कारण सूखकर कांटा हो रहे। गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार अपनी जेफ माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें आंखों के सामने नाच जाती। धड़कते हुए हृदय से वे कहते जाते, मौला सब देखता है, खैर करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह खूब तड़के चौधरी के मिल चले जाने से पहले ही अपना हंडा हाथ में लिए दरवाजे पर मौजूद हुआ। रात भर सोच समझकर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया।
मिल के मालिक लाला जी 4 रोज के लिए बाहर गए हैं। उनके दस्तखत के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही वह 1.25 रुपया हाजिर करेगा। माकूल वजह बताने पर भी खान बहुत देर तक गुर्राता रहा। वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ के वास्ते यहाँ नहीं आया है। हमरा भी बाल बच्चा है, 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो तुम्हारा कर देगा। 5वें दिन रुपया कहाँ से आता? तनख्वाह मिले अभी हफ्ता भी नहीं हुआ, मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। मिल में छुट्टी रहने पर भी चौधरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए। इधर उधर की बातचीत करके कहते, अरे भाई हो तो 20 आने पैसे दो तो 1 रोज के लिए देना, ऐसे ही जरूरत आ पड़ी है। उत्तर मिला, मियाँ पैसे कहाँ इस जमाने में, पैसे का मोल कौड़ी नहीं रह गया। हाथ में आने से पहले ही उधार में उठ गया तमाम। दोपहर हो गई, खान आया भी होगा तो इस वक्त तक बैठा नहीं रहेगा। चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने पर सुना कि खान आया था और घंटे भर तक ढ्योड़ी पर लटके दरी के पर्दे को डंडे से ठेल ठेल कर गाली देता रहा है। पर्दे की आड़ से बड़ी बीवी के बार बार खुदा की कसम खा यकीन दिलाने पर भी चौधरी बाहर गए हैं, रुपया लेने गए हैं। खान गाली देकर कहता, नई बदजात चोर भीतर में छिपा है, 4 घंटे में फिर आता है, रुपया लेकर जाएगा। रुपया नहीं देगा तो उसका खाल उतार कर बाजार में बेच देगा। हमरा रुपया क्या आराम का है? 4 घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी। चौधरी पीर बख्श के शरीर में बिजली सी दौड़ गई और वे बिल्कुल निस्सत्व हो गए। हाथ पैर सुन और गला खुश्क। गाली दे पर्दे को ठेलकर खान के दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होने पर भी निश्चेष्ट न रह सका। वे उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था। पैसा नहीं देने का वास्ते चिपता है। एक से एक बढ़ती हुई 3 गालियां एक साथ खान के मुंह से पीर बख्श के पुरखों पीरों के नाम निकल गई। इस भयंकर आघात से पीर बख्श का खानदानी रक्त भड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छू अपनी मुसीबत बता वे मुआफी के लिए खुशामद करने लगे। खान की तेजी बढ़ गई। उसके ऊंचे स्वर से पड़ोस के मोची और मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए। खान क्रोध में डंडा फटकारकर कह रहा था, पैसा नहीं देना था, लिया क्यों? तनख्वाह किधर में जाता? आरामी हमारा पैसा मारेगा, तुम्हारा खाल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटका के शरीफ ज्यादा कैसे बनता? तुम हमको बीबी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ तो दो, ऐसे नहीं जाएगा। बिल्कुल बेबस और लाचारी में दोनों हाथ उठा खुदा से खान के लिए दुआ मांग पीर बख्श ने कसम खाई, 1 पैसा भी घर में नहीं, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं। खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतार कर बेच ले। खान और आग हो गया। तुम्हारा दुआ क्या करेगा? तुम्हारा खाल क्या करेगा? उसका तो जूता भी नहीं बनेगा। तुम्हारा खाल से तो यह टाट अच्छा। खान ने ठेवड़ी पर लटकी दरी का पर्दा झटक लिया। ड्योढ़ी पर से पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डोर टूट गई, वह डगमगाकर जमीन पर गिर पड़े। इस दृश्य को देख सकने की ताब चौधरी में न थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। घर की लड़कियां और औरतें पर्दे के दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच इकट्ठी हो खड़ी कांप रही थी। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गई जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। वह पर्दा ही तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चिथड़े उनके 1/3 अंग ढकने में भी असमर्थ थे।
जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नगनता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। गलानी से थूक पर्दे को आंगन में वापस फेंक क्रुद्ध निराशा में उसने लाहौल विला कहा और असफल लौट गया। भय से चीखकर ओट में हो जाने के लिए भागती हुई औरतों पर दया कर भीड़ छंट गई। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, ड्योढ़ी का पर्दा आंगन में सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य उनमें शेष न था। शायद अब इसकी आवश्यकता भी नहीं रही थी। पर्दा जिस भावना का अवलंब था, वह मर चुकी थी। तो यह थी यशपाल की लिखी अत्यंत मार्मिक कहानी पर्दा। इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी राय अवश्य देते रहें तथा जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।